हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वाटर एंड ए हार्ड वाटर, कि किस तरीके से सॉफ्ट वाटर काम करेगा, किस तरीके से हार्ड वाटर काम करता हुआ नजर आएगा, किसके ऊपर, सोप्स के ऊपर और किसके ऊपर, डिटर्जेंट्स के ऊपर। डिटर्जेंट्स का वीडियो सेक्शन हम बिल्कुल सेपरेट लेके आएंगे। उसके बाद जो वीडियो सेक्शन लेके आएंगे दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस, क्या डिटर्जेंट्स की किसके ऊपर, सोप के ऊपर। तो ये हमारे वीडियो सेक्शन आगे के जो कंटेंट होंगे वो आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं धीरे धीरे आपके अपने दोस्त के द्वारा। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, आपके अपने भाई की तरफ से आप सभी को मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो सेक्शन है डेट इज कोल्ड सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, उसको शुरू करते हैं। सही है। फिर आज वीडियो सेक्शन शुरू करने के साथ साथ आपको एक कहानी सुनाई जाएगी एक अंकल के बारे में। तो ध्यान से सुनना उस कहानी को और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करनी है। सही है। शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन की, शुरुआत करते हैं। डेट इज कोल्ड, डेट इज क्या कहा जाता है भाई, उसे क्या कहा जाता है, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। कल हमने सोप्स किया था कल के वीडियो सेक्शन में। तो आज का जो वीडियो सेक्शन है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा सॉफ्ट वाटर और किसके ऊपर, हार्ड वाटर के ऊपर, कि किस तरीके से सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में आपका जो सोप है वो कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज किया जा सकता है और क्या क्या उसकी लिमिटेशंस हो सकती है, कौन से वाटर के अंदर वो अच्छी तरीके से क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर के बीच में जो बेसिक कंपोजिशंस हैं वो किस तरीके से ऑपरेट होते हुए नजर आएंगे। देखो भाई, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है। सही है। सॉफ्ट का मतलब कोमल वाला सॉफ्ट नहीं। सही है, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब कोमल वाला सॉफ्ट नहीं, वो कोमल नहीं जो तुम्हारी क्लास में पढ़ती है। देखो इधर कुछ भी सोचते रहते हो। सॉफ्ट की अगर बात करते हैं तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है। ए वाटर is said to be soft, is said to be soft when it is capable of forming, it is capable of forming, it is capable of forming leather, झाग। सही है। ए वाटर इज सेज टू बी सॉफ्ट व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लेदर विद सोप। भाई एक ऐसा वाटर, एक ऐसा जल जो आपके साबुन के साथ, सोप के साथ क्या बना सकता हो भाई, क्या बना सकता हो, क्या बना सकता हो, झाग बना सकता हो। एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास टेंडेंसी होती है पानी के साथ झाग बनाने की, उस टेंडेंसी को आप क्या कह सकते हो, उस वाटर को आप क्या कह सकते हो, सॉफ्ट वाटर। भाई आपने क्या किया, साबुन लगाया, सोप लगाया। सही है। किसके ऊपर भाई, कोई कपड़ा रहा होगा, उस कपड़े को आपने गीला किया होगा, गीला होने के बाद आपने सोप को क्या किया, अप्लाई। अगर उस गीले कपड़े पे सोप को अप्लाई करने के बाद अगर लेदर की फॉर्मेशन होती है, झाग की फॉर्मेशन होती है, तो उस फिनोमिना को, उस वाटर को आप किस तरीके का वाटर कह सकते हैं, डेट इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। उस वाटर को क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट वाटर कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कौन कौन सा जो जल है वो सॉफ्ट वाटर में काउंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेरे भाई जो रेन वाटर होता है उसे आप किस में काउंट कर सकते हो, सॉफ्ट वाटर के अंदर काउंट कर सकते हो। रेन वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया जो आजकल लोग पीते हैं। सही है। जो दिखावा करते हैं ज्यादा ही कि हम डिस्टिल्ड जल पी रहे हैं, डिस्टिल्ड पानी पी रहे हैं। या फिर डीसैलाइन्ड वाटर। सही है। या फिर ऐसे डीसैलाइन्ड की जगह डीमिनरलाइज्ड वाटर, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा। डीमिनरलाइज्ड वाटर, क्या तो रेन वाटर होगा, रेन वाटर हो, रेन वाटर हो, डिस्टिल्ड वाटर हो, या फिर डीमिनरलाइज्ड वाटर। डीमिनरलाइज्ड वाटर क्या होता है, ए वाटर दैट डज नॉट कंटेन मिनरल्स, दैट डज नॉट कंटेन मिनरल्स। एक ऐसा जल जो मिनरल कंटेन ना करता हो, उस वाटर को आप कैसा वाटर कह सकते हैं, कौन सा वाटर कह सकते हैं भाई, डीमिनरलाइज्ड वाटर कह सकते हैं। तो एक ऐसा जल जो क्या कर सकता है, साबुन के साथ, सोप के साथ लेदर की फॉर्मेशन कर सकता है, तो उस सोप को आप क्या कह सकते हो, सॉफ्ट वाटर कह सकते हो। दूसरी अगर बात की जाए,
अगर वो लेदर की फॉर्मेशन करता है सोप के साथ तो आपसे पूछेगा कौन कौन से वाटर ऐसे हैं जिन्हें हम सॉफ्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो रेन वाटर को रख सकते हो, डिस्टिल्ड वाटर को रख सकते हो, डीमिनरलाइज्ड वाटर को रख सकते हो। डीमिनरलाइज्ड वाटर वो होगा जिसमें मिनरल्स की रिमूवल कर दी जाए, दैट वाटर इज कॉल्ड एज डीमिनरलाइज्ड वाटर। तो ये बेसिक कंपोजिशंस है सॉफ्ट वाटर की। सही है। अब क्वेश्चन ये कि कंपोजिशन के अंदर सॉफ्टनेस और हार्डनेस कहां से आती है। सॉफ्ट वाटर जो होता है, दूसरा पॉइंट, सॉफ्ट वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है डेट इज टेम्परेरी हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर कंटेन टेम्परेरी हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो ज्यादातर कैसी पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, टेम्परेरी हार्डनेस पाई जाती है। सॉफ्ट वाटर कंटेन टेम्परेरी हार्डनेस डेट इज प्रेजेंट, जो किसकी वजह से होती है टेम्परेरी हार्डनेस, डेट इज प्रेजेंट ड्यू टू द, डेट इज प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। भाई जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है, भाई दो प्रकार की हार्डनेस होती है पानी के अंदर, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक क्या होती है, परमानेंट हार्डनेस। तो किसी भी पानी के अंदर जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। तो सॉफ्ट वाटर के अंदर ज्यादातर कौन सी हार्डनेस पाई जाती है, डेट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस। तो सॉफ्ट वाटर कंटेन टेम्परेरी हार्डनेस डेट इज प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट्स। किसकी वजह से मौजूद होती है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से किसी भी कंपोनेंट में क्या मौजूद होती है, टेम्परेरी हार्डनेस मौजूद होती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। हार्डनेस दो प्रकार की है, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। दूसरा जो है डेट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। उस स्पीसीज को आप हार्ड वाटर कह सकते हो। ए वाटर इज सेज टू बी हार्ड, किसी भी वाटर को आप हार्ड वाटर में कब काउंट करवाओगे, व्हेन इट इज नॉट, व्हेन इट इज नॉट कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग लेदर विद सोप। जो सोप के साथ लेदर की फॉर्मेशन ना कर सकता हो, जो सोप के साथ क्या ना कर सकता हो भाई, लेदर की फॉर्मेशन ना कर सकता हो, उस चीज को आप क्या कह सकते हो, इज कोल्ड एज हार्ड वाटर। उस वाटर को आप क्या कह सकते हो भाई, हार्ड वाटर कह सकते हो। अगर सोप जो है वो लेदर की फॉर्मेशन कर रहा है तो सॉफ्ट वाटर लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर रहा तो हार्ड वाटर कह सकते हो। उदाहरण के लिए बहुत सारे वाटर हैं। सी वाटर इज ए हार्ड वाटर, सी का जल है जो, लेक वाटर जो है, सही है। हेड पंप जो वाटर है हम जो घरों से खींचते हैं, हेड पंप जो वाटर होता है, हेड पंप वाटर, सही है। आपके कुएं का जो पानी होता है, वेल वाटर जो होता है, ये सारे के सारे कैसे वाटर हैं, हार्ड वाटर है। सही है। सारे के सारे किस में काउंट किए जाएंगे मेरे भाई, हार्ड वाटर के अंदर इनको क्या किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। दूसरा, दो प्रकार की हार्डनेस बताई थी, एक टेम्परेरी हार्डनेस और एक कैसी हार्डनेस बताई थी, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर। पानी के अंदर जो परमानेंट हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन वाटर is due to the presence of, is due to the presence of calcium chloride, calcium sulfate, magnesium chloride and magnesium sulfate। कैल्शियम के जो सोल्ट होते हैं भाई, परमानेंट हार्डनेस जो होती है पानी के अंदर वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट्स की वजह से हो सकती है। और कैल्शियम के और मैग्नीशियम के कौन से सोल्ट होंगे ज्यादातर, क्या तो कैल्शियम का क्लोराइड सोल्ट होगा, या फिर मैग्नीशियम का क्लोराइड सोल्ट होगा, या फिर कैल्शियम का सल्फेट सोल्ट होगा, या फिर मैग्नीशियम का कौन सा सोल्ट होगा मेरे भाई, कौन सा सोल्ट होगा, सल्फेट सोल्ट। तो क्या तो कैल्शियम के क्लोराइड या कैल्शियम के सल्फेट की वजह से, या मैग्नीशियम के क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से आप आसानी से कह सकते हो कि गिवन कंपोनेंट में अगर ये पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, तो उस प्रकार के वाटर में जो हार्डनेस मौजूद होती है उस हार्डनेस को आप किस नाम से जान सकते हैं मेरे भाई, परमानेंट हार्डनेस के नाम से। माफी चाहूंगा भाई, सही है। उस हार्डनेस को आप किस नाम से जान सकते हैं, परमानेंट हार्डनेस की नाम से। सही है। धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो वृद्ध अवस्था भी आने लग जाती है, अभी नहीं आई है पर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है तो व्यक्ति के अंदर क्या आनी शुरू हो जाती है,
वृद्ध अवस्था आने लग जाती है। देखो कितने खुश हुए हैं वृद्ध अवस्था के नाम से, सही है। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट की वजह से होती है। आपकी जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट्स की बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, चाहे वो कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हो या फिर किसका हो मेरे भाई, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट हो। यहां तक आपको पिक्चर जो है क्लियर हो जानी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या। दो प्रकार की वाटर मिलेंगे, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। हार्डनेस दो प्रकार की, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। सॉफ्ट वाटर लेदर बना सकता है, हार्ड वाटर लेदर नहीं बना सकता। टेम्परेरी जो हार्डनेस होती है वो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, चाहे वो कैल्शियम का हो या मैग्नीशियम का। परमानेंट जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के क्लोराइड की वजह से होती है। उनके कुछ एक आपको क्या बता दिए गए एग्जाम्पल, सही है। यहां तक उम्मीद करता हूं कहानी का जो पात्र है वो समझ में आया होगा, सही है। ठीक है जी, क्यों पढ़ाया, क्वेश्चन ये है, सही है। ये बेसिक टर्म्स आपने सिखाई क्यों और हमने सीखी क्यों। अब आप कपड़े धोने जाते हो तो कई बार आपने मम्मी के मुंह से सुना होगा कि साबुन ज्यादा खर्च हो रहा है, कपड़ों की सफाई ढंग से नहीं आ रही। और कई बार आपने देखा होगा खुद के कपड़ों के ऊपर एक सफेदी सफेदी सी जम जाती है, जब कपड़े धोकर वापस आपके पास आते हैं तो कपड़े के ऊपर वो सफेदी सी रह जाती है। तो ये चीज इसलिए पढ़ाई गई ताकि मैं उस चीज को क्लियर कर सकूं कि साबुन ढंग से ना लगने का कारण, सोप ढंग से यूज ना होने का मुख्यतः कारण क्या रहा होगा। तो देखो, आपका जो हार्ड वाटर, आपका जो वाटर होता है, व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन वाटर, इज अप्लाइड ऑन हार्ड वाटर, वाटर भी क्लियरिफाई कर देते हैं कौन सा। देखो सॉफ्ट वाटर अगर रहा, सॉफ्ट में तो कोई लोचा है ही नहीं, साबुन ढंग से क्या होगा, यूज होगा और किसकी फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा, लेदर की फॉर्मेशन करता हुआ नजर आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सोप है वो ढंग से कौन से वाटर में काम नहीं करता, हार्ड वाटर के अंदर काम नहीं करता। इसीलिए जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में भी काम कर सकते हैं और हार्ड वाटर में भी, लेकिन जो सोप होता है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में काम कर सकता है, किस में काम नहीं कर सकता, हार्ड वाटर में। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हार्ड वाटर में जो सोप है वो ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रहा। तो व्हेन सोप इज अप्लाइड ऑन हार्ड वाटर, it will result, when soap is applied on hard water, it will result in formation of, it will result in formation of, it will result in formation of insoluble products or precipitates, or precipitates over clothes. These insoluble, these insoluble products, these insoluble products which get stick, these insoluble products which get stick over cloth is commonly known as scum। देखो ध्यान से, क्या कहा, मेरी बात सुनो, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस एमआर को देख के घबरा जाते हो यार तुम, सही है। देखो ध्यान से, आपने क्या किया, कपड़े को गीला किया, सही। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि पानी हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर। अगर सॉफ्ट वाटर रहा तो साबुन ढंग से यूटिलाइज हो जाएगा, ढंग से झाग की फॉर्मेशन होगी। अगर गलती से उस कपड़े पर जो लगने वाला जो पानी है वो कैसा रहा, हार्ड, और आपने क्या अप्लाई किया, सोप। जैसे ही आप उस कपड़े पे सोप अप्लाई करोगे तो आप क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, जब आप उस कपड़े को धो रहे होगे तो एक इनसोल्यूबल कंपोनेंट की फॉर्मेशन आपके कपड़े के ऊपर हुई होगी, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बना होगा जिसके पीपीटी आपके कपड़े के ऊपर स्टिक कर गए होंगे। उस इनसोल्यूबल प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है, टेक्निकल भाषा में स्कम कहा जाता है। भाई आपने कपड़े को धोया, धोते वक्त क्या है, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाता है जो पानी में सोल्यूबल नहीं होता। अगर पानी कैसा रहा, हार्ड पानी के अंदर ही किसकी फॉर्मेशन होगी, ये ध्यान रखना, स्कम की फॉर्मेशन होगी। सॉफ्ट वाटर में स्कम की फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि स्कम तो है वो किसकी वजह से बना है, हार्ड वाटर की वजह से बना है। सॉफ्ट वाटर में तो कंप्लीटली किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, लेदर की झाग की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट है जिसे आपने स्कम कहा, ये अचानक से किधर से प्रकट हो गया।
तो फॉर्मेशन ऑफ जो स्कम है वो किसकी वजह से हुई? फॉर्मेशन ऑफ स्कम, कहानी समझ में आई? इनसोल्यूबल जो प्रोडक्ट बना है, जो हार्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उसे स्कम कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्कम, स्कम की फॉर्मेशन ऑफ स्कम टेक प्लेस when soap is treated with calcium chloride, magnesium chloride, calcium sulfate and magnesium sulfate salts present in हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर जो है साबुन, जो है सोप, जो है वो स्कम की फॉर्मेशन किस तरीके से कर लेता है, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट किस तरीके से बना लेता है, तो उसके पीछे कारण होता है कि हार्ड वाटर के अंदर कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट मौजूद होते हैं, जो सोप के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देते हैं, और वो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चिपक जाता है सरफेस के ऊपर। उस चीज को आप किस नाम से जान सकते हैं? स्कम के नाम से जान सकते हैं। अब मैं आपको स्कम दिखा रहा हूं कि स्कम है क्या। देखो ध्यान से मेरे भाई, इधर देखो, इधर एक बार देखो, दोनों तरीके से दिखा दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। हमने कोई सोप पढ़ा था C17H35CONA, याद आया? सोप, सही है, क्लियर हुआ? स्टीरिक एसिड वाले जो कंपोजिशंस थे उनके ऊपर हमने पढ़े थे इन चीजों को। अब ये जो है ये किसके साथ ट्रीट होगा? देखो ध्यान से, कैल्शियम का कोई भी सोल्ट ले लो, ये जितने भी सोल्ट हैं ये क्या है? कैल्शियम के सोल्ट हैं। चाहे कैल्शियम का क्लोराइड ले लो, चाहे कैल्शियम का सल्फेट ले लो, कुछ भी ले लो। मान लो आप ऐसे ले रहे हो, कैल्शियम क्लोराइड ले रहे हो, सही है, ऐसे दिखा देता हूं। अब देखो, इसको बैलेंस करने के लिए यहां कितने लगा दूं? 2, तो यहां से 2 NaCl। NaCl जो है वो तो होता है पानी के अंदर सोल्यूबल, और ये कितना हो गया भाई? C17H35COO होल ट्वाइस Ca, सही है। और इसे कहा जाता है टेक्निकल भाषा में कैल्शियम स्टीरेट। क्या है भाई? इसे कैल्शियम स्टीरेट कहते हैं। और ये जो कैल्शियम स्टीरेट होता है ये पानी में सोल्यूबल नहीं होता, इसके पीपीटी बन जाते हैं, और इसे हम टेक्निकल भाषा में क्या कह सकते हैं? स्कम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मेरे भाई? स्कम कह सकते हैं। क्या तो ऐसे दिखा दो। मान लो ऐसे नहीं दिखाना चाहते तो अपने पास देसी इलाज तो है ही, RCONA, ये भी तो क्या है मेरे भाई? सोप है। इसको आप कैल्शियम के किसी भी सोल्ट के साथ ट्रीट कर दो, चाहे कैल्शियम का क्लोराइड ले लो, चाहे कैल्शियम का क्या ले लो? सल्फेट। भाई +2 इसलिए दिखाया क्योंकि सल्फेट पे चार्ज -2, एक क्लोरीन पे -1, तो 2 क्लोरीन पे -2, तो कैल्शियम का कोई भी सोल्ट ले लो। अब देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी कैसे है। देखो, आपको एसीटेट आयन पढ़ाई थी, तो ये किसमें टूटा होगा? RCO नेगेटिव और Na+ के अंदर, सही है। अब ये कैल्शियम का कोई भी सोल्ट क्या रहा होगा? मौजूद रहा होगा। तो इधर से इतना तो है कि पक्का है, क्या निकल जाएगा? Na+। प्लस को आगे चल के जीवन में क्या मिल जाएगी? माइनस। ये बाहर हो चुका, ये ऐसे होगा, ये +2, एक से ज्यादा एटम है, क्या लगा दो? ब्रैकेट -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो आंसर आपका ये बना होगा RCOO होल ट्वाइस, और क्या बना होगा भाई? सही है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये जो है किस फॉर्म में ऑब्टेन होता है? इस फॉर्म में, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और इसी को आगे चल के हम किस नाम से जान लेते हैं? स्कम के नाम से। ऊपर वाला भी दिखा सकते हो, नीचे वाला भी दिखा सकते हो, आप जो दिखाना चाहो दोनों ही सही हैं। दूसरी जो रिएक्शन होती है, मान लो मैं इसके साथ कर दूं C17H35COONA, मान लेता हूं मैग्नीशियम का कोई सोल्ट रहा होगा, ऐसा भी तो मान सकता हूं, या फिर ऐसे दिखा दूं RCOONA, ये भी सोप है मेरे भाई, और नीचे वाला भी क्या है? सोप। कल दोनों तरीके से आपको दिखाया था, सोप दोनों ही सही है। मैग्नीशियम का कोई भी सोल्ट जब मैं ट्रीट करूंगा तो प्रोडक्ट बना होगा Na+, सही है, और प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन हुई होगी RCOO होल ट्वाइस Mg, सही है। कह सकता हूं इतनी चीज क्लियर हो गई। ये क्या बना होगा मेरे भाई? स्कम। जो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है उसी को केमिस्ट्री में क्या कहा जाता है? स्कम कहा जाता है, जो किसके ऊपर स्टिक कर जाता है? सरफेस के ऊपर। तो यहां से जो प्रोडक्ट बना होगा, बैलेंस कर देता हूं,
तो बैलेंस करने पे पाया गया C17H35COO होल ट्वाइस Mg प्लस Na2SO4। इसके क्या बन गए भाई, क्या बन गए, इसके क्या बन गए भाई, इधर दिखा देता हूँ, प्लस Na2SO4 प्लस Na2SO4। इसके क्या बन गए भाई, स्कम बन गए। क्या बन गए भाई, स्कम बन गए। और ये जो स्कम है ये किस पे स्टिक कर जाता है, सरफेस के ऊपर स्टिक कर जाता है। किसके ऊपर स्टिक कर जाता है मेरे ब्रदर, स्कम जो है वो सरफेस के ऊपर क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। तो कैल्शियम के सोल्ट मौजूद हो या मैग्नीशियम का कोई सोल्ट मौजूद हो, कैल्शियम का क्लोराइड सोल्ट मौजूद हो, मैग्नीशियम का क्लोराइड मौजूद हो, मैग्नीशियम का सल्फेट मौजूद हो, किसी भी प्रकार का सोल्ट मौजूद हो, अगर वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर लेता है, ऊपर वाला था कैल्शियम स्टीरेट, नीचे वाला क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम स्टीरेट। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम स्टीरेट। और ये जो है ये सोल्यूबल नहीं होते पानी के अंदर, इसीलिए आसानी से क्या कर जाते हैं, क्या कर जाते हैं, पीपीटी की फॉर्म में सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिटर्जेंट यूज किया, वेयर एज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, कल हमने दो चीजों में डिवाइड किया था, वेयर एज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स calcium, whereas synthetic detergents are capable of forming leather both in hard water and soft water। डिटर्जेंट्स दोनों मीडियम में काम करता है, हार्ड वाटर में भी काम करता है और कौन से वाटर में भी काम कर सकता है, कैसे वाटर में भी काम कर सकता है, सॉफ्ट वाटर के अंदर भी काम कर सकता है। सही है। दूसरी बात, आपकी जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स होते हैं उनके जो सोल्ट बनते हैं, चाहे कैल्शियम के हों या मैग्नीशियम के, वो दोनों के दोनों सोल्ट क्या होते हैं, पानी में सोल्यूबल। भाई सोप के जो सोल्ट बने, सोप के क्या बने, सोल्ट, सोप से जो सोल्ट बने हैं वो पानी में इनसोल्यूबल होते हैं। लेकिन आपके सिंथेटिक डिटर्जेंट से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट बनेंगे वो पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स ऑफ डिटर्जेंट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट बनेंगे, भाई ये देखो ये जो सोल्ट बने हैं ये क्या बने हैं मेरे भाई, सोल्ट। अब ये कैल्शियम का सोल्ट हो या मैग्नीशियम का सोल्ट हो, सही है, सोप से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट बनते हैं, सोप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट बनते हैं वो पानी में सोल्यूबल नहीं होते। लेकिन सिंथेटिक डिटर्जेंट से जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट बनेंगे वो पानी में क्या होंगे, सोल्यूबल। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिटर्जेंट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं, आर सोल्यूबल इन वाटर एंड डज नॉट फॉर्म स्कम, क्या नहीं बनाता, स्कम नहीं बनाता, एंड डज नॉट फॉर्म स्कम, किसके साथ, विद हार्ड वाटर, सही है। वेयर एज calcium and magnesium salts, whereas calcium and magnesium salts obtained from soap are insoluble in water and termed as scum, और उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सही है भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट ऑब्टेन होंगे सोप से, वो तो आपके हार्ड वाटर में सोल्यूबल होंगे नहीं, सही है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट ऑब्टेन्ड होंगे डिटर्जेंट से, वो सोल्यूबल होंगे चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर।
सोप के जो सोल्ट ऑब्टेन हुए हैं, सोप के कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सोल्ट ऑब्टेन हुए हैं वो हार्ड वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना भाई। सॉफ्ट वाटर तो पहले ही लेदर की फॉर्मेशन करेगा, उसके साथ तो कोई चिक चिक है ही नहीं। सॉफ्ट वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है वो टेम्परेरी हार्डनेस होती है। गर्म करने से टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है परमानेंटली। बाइकार्बोनेट ही तो हटाने हैं, तो आसानी से आप गर्म करके टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कर सकते हो, रिमूव। परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट्स की वजह से चल रही है, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से चल रही है। अब आप चाहते हो कि हार्ड वाटर के ऊपर जैसे आपने सोप को लगाया, तो सोप जो है वो हार्ड वाटर के ऊपर अप्लाई होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट से रिएक्ट करके कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करता है, और वो जो सोल्ट बने हैं वो पानी के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, दैट इज इन हार्ड वाटर। तो इसी वजह से वो आसानी से किसकी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, स्कम। इसीलिए वो आसानी से किसकी फॉर्मेशन कर सकता है, स्कम की फॉर्मेशन कर सकता है। जल्दी से किसकी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेदर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो मोटी मोटी बात ये है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट की वजह से हार्डनेस आई, उसी वजह से आपका जो सोप है वो ढंग से अप्लाई नहीं हो पाया किसके ऊपर, उस कपड़े के ऊपर, और जिसकी वजह से वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट के साथ सोप रिएक्ट करके एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बना लेता है, जिसे आप आसानी से किस नाम से जान सकते हैं, स्कम के नाम से जान सकते हैं। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि दो टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है मेरे भाई, सॉफ्ट वाटर मौजूद है। ध्यान से देखो एक बार, दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हार्ड वाटर है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, सॉफ्ट वाटर है। इसमें मान लेता हूं हार्ड वाटर है और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, सॉफ्ट वाटर। तो कई बार डिडक्शन देने के लिए, पता करने के लिए आपसे कहेगा कि टेस्ट करना है, हम कैसे पता करें कि किस में सॉफ्ट वाटर है और किस में क्या है, हार्ड वाटर। तो आपसे कहेगा आप कौन सा कंपोनेंट यूज करना पसंद करेंगे जिससे दोनों को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो देखो भाई, दोनों को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, दोनों को सेपरेट करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, सोप सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऊपर से क्या डाल दो भाई, सोप सॉल्यूशन डाल दो, इधर भी किस में डाल दो भाई, सोप सॉल्यूशन कह सकता हूं। तो फर्क क्या होगा, जैसे ही सोप सॉल्यूशन डालोगे तो इसमें तो क्या बन जाएंगे, लेदर की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन, और जैसे ही ऊपर वाले में सोप डालोगे तो क्या नहीं बनेंगे, डज नॉट फॉर्म लेदर, डज नॉट फॉर्म लेदर, लेदर की फॉर्मेशन नहीं करता। क्या बना लेता है, फॉर्म इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बना लेता है, फॉर्म इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, जिसे आप किस नाम से जान सकते हैं, स्कम के नाम से जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं, स्कम के नाम से जान सकते हैं। तो सोप सॉल्यूशन के आधार पे टेस्ट ट्यूब ए और बी को क्या कर सकता हूं, सेपरेट कर सकता हूं। दूसरा एक्सपेरिमेंट, मान लो आपसे कहे कि भाई क्या कोई और तरीका है, अगर मान लो सोप की जगह मैं डिटर्जेंट ले लूं तो फिर क्या फर्क होगा। इसमें मान लेता हूं सॉफ्ट वाटर है और साइड वाले में मेरे भाई कैसा है, हार्ड वाटर। क्या डिटर्जेंट का यूज करके भी हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। आपके जो डिटर्जेंट्स होते हैं, दोनों में डाल दिया मैंने सिंथेटिक जो डिटर्जेंट्स हैं, आपके जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं दोनों ही कंडीशन में क्या बनाते हैं, फोम लेदर। दोनों कंडीशन में लेदर की फॉर्मेशन करेंगे, और जब दोनों कंडीशन में लेदर की फॉर्मेशन होती है तो दोनों को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि किस टेस्ट ट्यूब में सॉफ्ट वाटर मौजूद है, किस टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद है, हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर का पता करने का सीधा सा तरीका है, आप सोप सॉल्यूशन ले, उन टेस्ट ट्यूब में से किसी एक सॉल्यूशन को सॉफ्ट वाटर होगा, किसी में एक में क्या होगा, हार्ड वाटर। सोप सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करके देख लें, अगर सोप सॉल्यूशन से आपने उसको ट्रीट किया और किस प्रकार की फॉर्मेशन हुई, लेदर की फॉर्मेशन हुई, तो उस अवस्था में आप उस चीज को क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, सॉफ्ट वाटर कह सकते हो। अगर किसकी फॉर्मेशन नहीं हुई, लेदर की फॉर्मेशन नहीं हुई, आपको एक स्टिकी सब्सटेंस, सफेद रंग का सब्सटेंस टेस्ट ट्यूब के नीचे सेटल डाउन होता हुआ नजर आया, तो आप उस अवस्था को स्कम अवस्था कह सकते हैं, स्कम कह सकते हैं, पीपीटी कह सकते हैं, इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कह सकते हैं। और इस चीज से आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंपोनेंट मौजूद होगा दैट इज कॉल्ड इनसोल्यूबल इन, दैट इज कॉल्ड इनसोल्यूबल इन वाटर, और उस इनसोल्यूबल वाटर के अंदर जो प्रोडक्ट बना उसे स्कम कहा, और स्कम को बनाने वाला जो वाटर था दैट इज कॉल्ड हार्ड वाटर। तो इस तरीके से आप हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की डेजिग्नेशन कर सकते हैं। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स के आधार पे आप कभी पता नहीं लगा सकते कि गिवन वाटर हार्ड है या सॉफ्ट। तो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर को आइडेंटिफाई करने के लिए आप सोप सॉल्यूशन का क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई,
इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो सेक्शन था सॉफ्ट वाटर वर्सेस हार्ड वाटर के ऊपर। जल्द ही वीडियो सेक्शन लेके आएंगे हम किसके ऊपर मेरे भाई, डिटर्जेंट्स के ऊपर वीडियो सेक्शन लेके आते हुए नजर आएंगे। तो इस चीज़ के आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि डिटर्जेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सोप्स जो हैं वो क्या हैं। फिर हमने पीछे वीडियो सेक्शन में सोप बताया, आज हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर बताया, फिर डिटर्जेंट्स लेके आएंगे, फिर एडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप लेके आएंगे। तो धीरे धीरे अपना कारवा चलता रहेगा, मेहनत चलती रहेगी और जल्द ही आपके लिए 12th क्लास के वीडियो भी डाले जाएंगे। तब तक हम अपना सेटअप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं भाई, छोटा मोटा बोर्ड ले आते हैं, अपने बजट के अनुसार अपना कार्य, अपनी चद्दर के अनुसार अपने पैर फैलाने की कोशिश करेंगे। सही है, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो मेहनत बिना किए हुए दूसरों का हक मारकर अपना घर चलाते हैं। हम अपने मेहनत के बलबूते धीरे धीरे अपनी चीज़ों को क्या करते चलेंगे, सॉर्ट आउट करते चलेंगे। तो आपको एक छोटा सा अंकल के बारे में बता देता हूँ। हमारे पड़ोस में तो क्या भाई रिलेशन में है, हो सकता है अंकल को वो वीडियो भी मिल जाए। तो अंकल हमारे वीडियो कभी कभार देख लेते हैं, सही है, तो कभी कभी अपनी आलोचनाएं ही करते हैं। अंकल वैसे प्रशंसा करते नहीं हैं, तो आप कह सकते हो रिश्तेदारी के अंदर वो अंकल टाइप हैं। अंकल लगते नहीं हैं, अंकल टाइप हैं बुद्धि से। सही है, देखो ध्यान से, उनका मानना ये है कि जब भी उनके घर पे हम जाते हैं, उनका जो नाम है, उनका नाम है आशोक। क्या नाम है? आशोक। देखो ध्यान से, अशोक नहीं, आशोक। देखो, तो उन अंकल का मानना ये है कि वो सरकारी जॉब के अंदर हैं वो अंकल। सही है, तो जब भी उनके घर पे जाते हैं तो वो हमेशा एक चीज़ दिखाते हैं, वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं। हमारे घर से जो भी उनके पास जाता है तो उनको स्टेटस दिखाने का बड़ा शौक है, रसूखदार व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। वैसे जेब से एक पैसा खर्च नहीं करते वो। तो वो क्या कहते हैं, उनकी बात बता देता हूँ, इससे आपको छोटी सी सीख लेनी है कि जीवन में क्या नहीं करना है और क्या करना है। तो वो जब भी मुझे कहानी सुनाते हैं तो उनकी कहानियाँ हमेशा 1.5 करोड़ और 2 करोड़ के चेक से शुरू होती हैं। उनका मानना ये है कि मैंने सरकारी जॉब में रहकर 1.5 से 2 करोड़ जो रुपए हैं वो कमाए हैं। इसके आधार पे वो अंकल मुझे चीज़ें बताते रहते हैं। आसपास के मकान जो हैं उनके साधारण मकान हैं, साधारण व्यक्ति हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं वहाँ। अंकल की जो है वो हवेली है, बंगला है। अंकल जो है लगातार कहते हैं कि जो व्यक्ति बंगलों में रहते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति हैं, बाकी जो साधारण झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं वो व्यक्ति व्यक्ति नहीं है। तो वो हमेशा मुझे दिखाने की कोशिश करते हैं कि बंगले वाला व्यक्ति कितना रसूखदार होता है। तो अंकल के वहाँ क्या है, लोग काम करते हैं, तो अंकल लगातार अपने घर को क्या करते हैं, दिखाते रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ एक भाई बहन काम करते हैं, हमारे जैसे छोटे मोटे जो मजदूर होते हैं वो काम करते हैं। तो अंकल जो हैं वो दिखाते हैं चीज़ों को। एक दिन मैंने आपके उनके मकान में घूमते घूमते एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। वहाँ पे एक भाई काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई आपके जो यहाँ अंकल टाइप ये जो हैं आपको अच्छी खासी पेमेंट या सैलरी करते हैं? तो भाई ने मुस्कुराकर मुझे बड़ा शानदार आंसर दिया। उसने कहा, काहे की भैया, पेमेंट तो काहे की अच्छी करेगा। मैंने कहा, भाई कैसे? उन्होंने कहा, भैया ऐसा है, हम जितना कमाते हैं उतना तो हम क्या भर देते हैं, क्या भर देते हैं, चालान भर देते हैं। देसी भाषा में चालान का मतलब होता है फाइन भर देते हैं, अपनी देसी भाषा में समझते हैं। जैसे पुलिस वाले चालान काटते हैं तो वो क्या करते हैं, फाइन भर देते हैं। मैंने कहा, भाई काम करने के बाद फाइन वाला सिस्टम कैसे लागू हो गया? उन्होंने कहा, भैया ऐसा है, अंकल अगर हम लेट हो जाते हैं, अंकल चाहे लेट हो, अंकल चाहे कितनी भी गलतियां कर दे, अंकल के ऊपर कोई फाइन नहीं है, ना उसके बेटे पे कोई फाइन है। मैंने कहा, तुम्हारे ऊपर फाइन है, फिर तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो? भाई ने बड़ी शानदार सी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया। उसने कहा, भाई हम इसलिए यहाँ काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ 1.5 करोड़ की संपत्ति खड़ी हुई है इस घर के अंदर। मैंने बड़े अचरज से उस भाई से पूछा, भाई ये 1.5 करोड़ की संपत्ति अंकल कह रहे हमारी है, तुम कह रहे हो हमारी है। मैंने कहा, तुम्हारी कैसे है? उसने कहा, भैया आप हिसाब लगाओ, दिन के अगर आप 50 रुपए एक व्यक्ति के काटते हो तो मैं यहाँ लगातार 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप सोचो मैं कितना पैसा इस अंकल को इन्वेस्ट कर चुका हूँ। उस बात को सोचकर मैंने भी बुद्धि लगाई कि भाई एकदम सही कह रहे हैं। अंकल के पास जो 1.5 करोड़ की संपत्ति है वो मेहनत की नहीं है, किसी दूसरे की मेहनत की कमाई गई जो चीजें हैं उनका हक मार मार के अंकल ने 1.5 करोड़ की संपत्ति क्या की है, तैयार की है। उस अंकल को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई वो बता देता हूँ।
बाद में पता चला अंकल मेहनती है ही नहीं, अंकल कामचोर हैं। सही है, अंकल क्या है, कामचोर हैं। 420 हैं, अंकल के पास आना जाना कुछ नहीं है, अंकल इधर की बातें अंकल क्या कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं। सही है, तो उस रिलेटिव से बस इतनी ही दरखास्त करूंगा, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत। ना कि किसी झाड़ू वाले का पोछे वाले का पैसा काट लिया, मेहनत मजदूरी करने वाले का पैसा काट लिया, उससे कुछ होगा नहीं। 1.5 करोड़ की संपत्ति अगर आपने खुद बनाई होती तो मजा आता, मुझे भी कुछ सीखने को मिलता। अब तो आपसे क्या ही सीखना, मेरी कोई इच्छा है भी नहीं आपसे अब कुछ सीखने की। बड़े बड़े प्रवचन देते हैं, ऐसा है वैसा है। पैसा कमाओ मेहनत के साथ। किसके साथ, मेहनत के साथ। नहीं होती, हमसे सीख लो, हम सिखा देंगे मेहनत। थोड़ा खा लो, अच्छा लगेगा, ना कि किसी गरीब या मजदूर का हक खाएं। ठीक है, तो उस छोटे से दिमाग वाले बड़े व्यक्ति को छोटा सा मैसेज छोटे व्यक्ति की तरफ से। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में। सही है, तो जाने से पहले अंकल के हालात दिखा देता हूँ, देखना चाहोगे? देखो अंकल के जो हालात हैं, अंकल के हालात ऐसे हैं। कैसे हैं? ऐसे हैं अंकल के हालात। दिखा अंकल के हालात कैसे हैं? ऐसे हैं। और अंकल मेहनत करते हैं नहीं, ऐसे। सही है, अच्छा लगा, देख लिया होगा अंकल, ऐसे होते हैं अंकल, कांटेदार वाले अंकल हैं। सही है, मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।